वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी सेक्शन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सामान्य विज्ञान, समाज अध्ययन से। और इस प्रैक्टिस सेट का लेवल जो बहुत ही अच्छा है, तो आपका जो 24 जनवरी का होमगार्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपका जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम मार्च में होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बार बार बता रहा हूँ कि दोनों का सिलेबस एक है, इसलिए आप लोग दोनों लोग जरूर देखें। जो होमगार्ड का परीक्षा देंगे वो भी देखें फ्रेंड्स, और जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस हूबहू है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो रिक्वेस्ट है कि बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ फ्रेंड्स कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर बेल आइकन नहीं दबाते हैं फ्रेंड्स तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला सवाल आज का देखते हैं कि भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है। अच्छा सवाल है, तो कौन सा करता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। देखिए जहां से मैं डिस्क्राइब करते हुए बताऊंगा फ्रेंड्स, जहां से क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बनती है वो मैं डिस्क्राइब करता चलूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। तो एक सवाल तो पहला ये अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है कि भारत में जो संसदीय समितियों में से कौन सा समिति है जो विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखता है? तो आपका लोक लेखा समिति। अब सवाल यहाँ से किस तरह से पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में टोटल कितने 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं जो लोकसभा के होते हैं और 7 कितना होता है राज्यसभा का। टोटल कितना हो गया? 22 सदस्य होते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए ये और प्राक्कलन समिति के बारे में देख लेते हैं। तो प्राक्कलन समिति है, तो प्राक्कलन समिति में टोटल कितना 30 सदस्य होते हैं और इसमें केवल कितना लोकसभा से होते हैं। ठीक है, इसमें जो भी होते हैं जो किससे होते हैं तो आपका लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 30 होते हैं। याद रखिएगा जो प्राक्कलन समिति है उनके जो सदस्य होते हैं उसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। ये भी याद करके रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया था? तो ब्रह्मांड विज्ञान के खोज के बारे में दिया था। ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान में सूर्य से जानकारी सब किए थे। और किसे दिया गया था फ्रेंड्स, ये याद कर लें। तो देखिए 2019 में जो भौतिक शास्त्र के में नोबेल पुरस्कार दिया था संयुक्त रूप से 3 को दिया गया था फ्रेंड्स। एक थे जेम्स बिबल्स, थे अमेरिकी वैज्ञानिक थे वो, और दूसरा माइकल मेयर, और तीसरा था डीडीए क्यूलॉज को दिया गया था। ठीक है, संयुक्त रूप से। आप देखिए फ्रेंड्स जो 2020 का भी जो घोषणा हुआ है उसका भी आप करके देख लीजिएगा, उससे भी हो सकता है का प्रश्न पूछा जाए। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो गया ब्रह्मांड विज्ञान के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में दिया गया था। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका कि केसर है सूखा। तो देखिए केसर जो सूखा किसका रहता है? तो वर्तिका का होता है। वर्तिकाग्र मानिएगा गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। केसर सूखा किसका? तो वर्तिकाग्र का सूखा भाग है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है गारो किस प्रदेश की जनजाति है? ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत बार मैं बता चुका हूं कि गारो खासी जयंतिया है जो मेघालय में रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका मेघालय ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो गारो है जो और कहाँ पाया जाता है? तो त्रिपुरा में आपका गारो जनजाति पाया जाता है। ठीक है, गारो है जो आपका त्रिपुरा की जनजाति है, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद जरूर रखिएगा। तो गारो किस प्रदेश की जनजाति? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। याद रखिएगा किसका? त्रिपुरा का है। देखिए कुकी जनजाति होता है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कुकी जनजाति जो मणिपुर का पड़ता है। और यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका त्रिपुरा में 11 पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर तय हो गया। याद रखिएगा कुकी जनजाति कहाँ है? तो मणिपुर में भी आपको पाया जाता है कुकी जनजाति। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो 5 का कर्नाटक राज्य में पाया जाता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंदन का वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। सवाल नंबर 6 देखिए अंग्रेजी से है। अंग्रेजी से है फ्रेंड्स। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर, यानी कि वह टीचर शिक्षक के द्वारा उनको डांट पड़ी है। तो 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर स्कॉल्डेड हिम। ठीक है, इसका जो एक्टिव यही फॉर्म हो जाएगा, यानी सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो मैथ का भी सॉल्यूशन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत उसका भी मैं आज करता चलूंगा। जो मेरा सिस्टम है फ्रेंड्स उसमें क्या पॉइंटर काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। आज शाम तक देखिए ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स, तो मैं सिस्टम पर सॉल्यूशन करके दूंगा, क्योंकि इस पर सोल्व करने नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें एक्स्ट्रा पेज की जरूरत पड़ती है। तो सवाल नंबर 7 को देखें कि एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, इसका क्या करा है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो क्या हो जाएगा? एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा आपका सवाल नंबर 7 का कि एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है में बनेगा ये। ठीक है, यहाँ द का प्रयोग होगा। तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। मोस्ट ये सब करेगा, वेरी करेगा, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट
पिक इन द वर्ल्ड, क्योंकि 2 से 2 पूरा वर्ल्ड में तुलना की जा रहा है। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें कि चूज द करेक्ट सफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सफिक्स और प्रीफिक्स बार बार मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को पता होना चाहिए सफिक्स कहाँ लगता है, यहाँ लगता है। सफिक्स कहाँ लगता है? सफिक्स मतलब प्रत्यय होता है ना, तो लास्ट में लगता है। तो इसमें क्या बनेगा? दैट बी इज रियली हार्मलेस, यानी जो शहद वाला मधुमक्खी होती है क्या होता है? हानिकारक होती है, हानिकारक नहीं होती, हार्मलेस, यानी हार्मलेस हो जाएगा। हार्मलेस मतलब क्या होता है? हानिकारक नहीं, हानिकारक रहित होगा। तो द बी इज रियली हार्मलेस, यहाँ पर ये आपका क्या कौन सा सफिक्स लगेगा? तो लेस सफिक्स लगेगा, हार्मलेस हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज रेगुलर इन द क्लास, तो ही इज इरेगुलर, यानी कि वह क्लास में अनियमित है। यानी सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रीफिक्स आपको आईआर लगेगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 10 है आपका कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग है तो आपका रिसीव का किस तरह से होगा? RECEIVE होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी ये सभी जो क्या है गलत है। तो इस तरह से आपको मिक्स करके बिहार होमगार्ड में और बिहार कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर है शब्द डिजाइन के अक्षरों के अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि कोई भी व्यंजन दो में से किसी भी छोर पर न हो। कोई भी जो व्यंजन है वो किसी छोर पर नहीं, यानी लास्ट में क्या आएगा? तो स्वर ही आएगा। तो देखिए फैक्टराइज का एक अथी है फ्रेंड्स, इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग टोटल पहले देखेंगे कि इसमें वॉवेल यानी कितना है, स्वर कितना है? तो ई आई है, कितना है? ई और आई 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। कितना है इसका संख्या? कितना है? 2 हो गया। और कॉन्सोनेंट कितना है? 1 2 3 4 है, ये कितना है? 4 है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों को फैक्टराइज कर करके मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आएगा। तो 4 का फैक्टराइज करके कितना होगा? 4 गुना 3 गुना कितना? 2 हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है फ्रेंड्स। 4 का फैक्टराइज इतने हुआ, 4 घटाते हुए करते हैं ना, तो 4 3 2 हो गया। और 2 का फैक्टराइज कितना होता है? 2 ही होगा। तो कितना इसको कर ले? 4 3 12, 12 दिन 24 दिन 48, यानी इसका राइट आंसर 48 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से इतना का मान में से एक है। तो क्या करेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसको x इक्वल टू इतना कर देगा, ठीक है। x इक्वल टू इतना कर देगा। अब देखिए दोनों साइड हम वर्ग कर सकते हैं, इधर भी वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिएगा। अब दोनों का जब वर्ग करिएगा फ्रेंड्स तो हल करिएगा तो आपको लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ए साइड में आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हल करिएगा तो आपका कितना? 2 आएगा। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 आएगा। इधर वर्ग किए थे ना तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 आएगा, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हल कर लेगा, एक्स इक्वल टू इतना कर देगा, दोनों साइड वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। इसका कर देगा, इसको सोल्व करिए तो आपका यह आ जाएगा। इस पर सोल्व करने में नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल आपका क्या है? सवाल नंबर 13 है, ठीक है। सवाल नंबर 13 क्या है देख लें कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो एक्स की और माइनस वाई का मान सिंपल है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 13 का आपको फार्मूला लगा देना है। फार्मूला लगा दीजिएगा तो आप बाकी दिया हुआ एक्स वाई का मान दिया हुआ है, इसको पुट कर दिएगा तो निकल जाएगा एक साइड का। तो देखिए क्या इसका फार्मूला होता है? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? तो देखिए फार्मूला एक होता है फ्रेंड्स, एक्स माइनस वाई के क्या होता है? होल क्यू होता है। उसके बाद में प्लस क्या होता है? 3x वाई होता है। और उसके बाद में इंटू में क्या होता है? x माइनस वाई होता है, ठीक है। अब इस फार्मूला पर आप इसका कर दिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जब सोल्व करिएगा फ्रेंड्स तो आपका कितना आ जाएगा? सवाल नंबर 13 का जो आ जाएगा बी आ जाएगा, 7 आएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है किसी चतुर्भुज के तीनों कोण इतना है, चतुर्भुज के चौथे कोण का मान कितना होगा? तो 14 नंबर सवाल का तो सिंपल है फ्रेंड्स, सभी जानते हैं ना। किसी चतुर्भुज के 3 कोण का मान दिया हुआ है, तो 3 कोण का मान कितना होगा? इसको जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, सबको तीनों को जोड़ लीजिएगा। तो तीनों को जोड़िएगा और चारों कोण का मान कितना होता है? 360 होता है। तो इसको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 254 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और 254 इसमें घटा देंगे तो क्या चौथा कोण का मान नहीं निकल जाएगा? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। कह रहा है किसी चतुर्भुज के 3 कोण का मान दिया हुआ है और चौथा का मान आपको पूछा जा रहा है और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो तीनों इसको जोड़ लेंगे तो 254 आएगा। 254 इसमें घटाए तो कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 106। मेरे ख्याल से इसका समझ गए होंगे फ्रेंड्स। फिर से एक बार देख लें, तीनों कोण का दिया हुआ है, चौथा कोण का मान पूछा जा रहा है, चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में सब जोड़ के घटा देंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर अब कितना है फ्रेंड्स? 15 को देखें। सवाल नंबर 15 देखें, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है कि 53 रुपया ABC में इस तरह से बांटा जाता है कि A को B से 7 अधिक है रुपया अधिक मिलते हैं। B
मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस ए बी से मान करके चलते हैं। प्रश्न के अनुसार से चलिए, कह रहा है कोची कि ए बी और सी में इस तरह से बढ़, ए को बी से 7 अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, ए को बी से 7 अधिक है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, छोटा छोटा लिखा है तब होगा फ्रेंड्स, ए बराबर कितना हो जाएगा, बी प्लस 7 हो जाएगा। ए का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, बी प्लस, सॉरी, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा बी और प्लस कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है बी को सी से अधिक है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा सी प्लस 8 हो जाएगा। तो और तीनों का योग दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब बी बराबर इतना है तो सी बराबर हम निकाल लेंगे। तो देखिए सी बराबर निकालेगा तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर करते हैं सी बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये 8 इधर जाएगा यानी बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस सी हो गया, सी बराबर आ गया ना, यानी कि ए बराबर बी प्लस 7, बी बराबर कितना सी प्लस 8 और सी बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बी माइनस सी हो गया। अब देखिए तीनों का योग 53 दिया हुआ है तो हम बना सकते हैं, तो तीनों का योग करेंगे। ठीक है, तो तीनों का योग करें तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस सी करिएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है। अब देखिए ए का मान हम लोग लाए थे कितना आया था, बी प्लस 7 आया था, ए का मान कितना आया था, बी प्लस 7 आया था। अच्छा, और बी का मान, तो बी का मान रहने दिए जो कहते हैं वैसे रहने दिए, और सी का मान कितना आया था हमको, सी का मान हम लोग आया था बी माइनस 8 आया था, बी माइनस 8 आया था। अब बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 53 हो जाएगा। अब देखिए बी बी यहाँ जुड़ जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा यहाँ बी बी करेगा तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3b हो जाएगा यानी 3b। ठीक है फ्रेंड्स, 3b माइनस कितना हो जाएगा उसमें 7 -1 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 54 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर जाएगा, इधर 53 है, सॉरी 53 है। अब एक इधर जाएगा तो कितना 54 यानी 3b बराबर कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। 3b इक्वल टू कितना आ रहा है, 54 आ रहा है फ्रेंड्स, तो 18 तिया 54 यानी 3 मरतबे कट गया। अब देखिए बी का मान कितना आ गया, 18 आ गया, तो ए का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बी का मान कितना आया था 18 आ गया था और उससे 7 कम है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, तो जिस तरह से इसे कर करके बनाइएगा बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 से देखते हैं। सवाल नंबर 16 आपका क्या है कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन जी जिन्होंने मधुशाला लिखा था फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस कृति है, वो भी याद रखिएगा। मधुशाला के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जो आपका अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो क्या कह रहा है इसमें कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर छायावाद युग के कवि हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन है जो किसके कवि हैं, तो उत्तर छायावाद युग के ये कवि हैं। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 है शालका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, 17 नंबर का। तो सालका पुरस्कार जो सबसे पहले किसे दिया गया था, सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा को सर्वप्रथम सालका पुरस्कार आपको दिया गया था, याद रखिएगा। और ये जो सालका पुरस्कार है जो दिया जाता है फ्रेंड्स, तो हिंदी अकादमी की ओर से, ठीक है, जो हिंदी का एकेडमी होता है उसके ओर से दिया जाता है। और हिंदी अकेडमी का ये सालका है जो सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि हिंदी अकादमी का जो सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो यही है फ्रेंड्स आपका सालका अकादमी है। इसमें 1,11,000 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, 1,00,000 कितना 11,000 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाता है, तो जरूर याद रखिएगा। तो सालका जो पुरस्कार है वो आपका हिंदी अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और सर्वप्रथम ये किसे दिया गया था, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को यह दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 को देखें, प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है, पहले पढ़ा चुका हूं फ्रेंड्स, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या कि हिंदी को देश ने कब स्वीकार किया था फ्रेंड्स, हिंदी की देश की राजभाषा संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो ये आपका 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर कितना 1949 ईस्वी को, याद रखिए पूछा जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में संविधान ने स्वीकार किया था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ माना जाता है फिर 1955 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब 1955 में ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ। अगर जो पूछा जाए फिर साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर देख लीजिए 12 मार्च 1954 में आपका साहित्य
अकादमी की स्थापना हुई थी, लेकिन आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ देना सबसे कब से शुरू हुआ, तो 1955 से ये आपका शुरू हुआ। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, देखिए निम्न में से कौन सा भिन्न है, आपका हिंदी से सेक्शन से प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, भिन्न कह रहा है। तो देखिए सलील मतलब क्या होता है, जय होता है, तोय मतलब भी पानी जल होता है, वारी मतलब भी जल होता है, वात मतलब क्या होता है, हवा होता है। तो ये आपका भिन्न पकड़ा गया फ्रेंड्स। देखते हैं निर्वात कहते हैं, निर मतलब नहीं है, वात मतलब हवा, यानी जहाँ हवा नहीं है तो निर्वात वही कहते हैं, जहाँ ध्वनि गमन नहीं करती है। ठीक है, निर्वात में नहीं ध्वनि गमन करती है, नहीं करती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है, तो आपका वात है जो भिन्न है, क्योंकि वात का मतलब हवा होता है, बाकी का मतलब क्या होता है, जल होता है, यानी पानी होता है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका है कि एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा प्रश्न भी बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, और इसमें जो जो मेन पॉइंट बनता है उसको जरूर आप याद रखिएगा, सुनते चलिएगा गौर से फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है कि एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। तो 21 नंबर का, जिसको पहले राइट आंसर देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर पिंड का भार क्या होता है, बढ़ता है, और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर क्या हो जाएगा, अपोजिट घटेगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, तो आपका सवाल ही पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए पूछा जाता है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होता है। तो पृथ्वी से अगर ऊपर भी जाइएगा फ्रेंड्स तो क्या होता है, वस्तु का भार में घटता है। पृथ्वी से ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, वस्तु का भार घटेगा, और पृथ्वी के अंदर गहराई जाने पर भी वस्तु का भार क्या होता है, घटता है। और जब पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाइएगा तो एकदम एग्जैक्टली केंद्र पर, तो वहां पर भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर वस्तु का भार अधिक होगा या ध्रुव पर होगा। तो विषुवत रेखा पर वस्तु का भार क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ता है, यही तो वहां पूछा गया है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर अब 22 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 22 क्या है कि गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंग के रूप में प्रवाहित होती है। तो गैस में किस तरह का होगा फ्रेंड्स, ध्वनि जो अनुदैर्ध्य तरंग में चलती है ना, गैस है, आप माध्यम तो ही होता है। ऑप्शन घुमाता है क्वेश्चन को, देखिए किस तरह से घुमाया है। अधिकतर पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग है जो किस में गमन करती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करती है। यहाँ कह दिया गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंग के रूप में प्रवाहित होती है, तो आपका अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में करते हैं। वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए घुमाया कि गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंग के रूप में प्रवाहित होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रवाहित होती है, हमेशा याद रखिएगा। ध्वनि जो हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग में प्रवाहित होती है। चलिए आप सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है कि C1 और C2 धारिता वाले दो संधारित्रों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता क्या होगी फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर की में दे रहा है, याद कर लें, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। एक ओम, देखिए इस टाइप का सवाल फ्रेंड्स एक नोटबुक रखें, उसमें आप लिख लें और इसको याद कर लें। ठीक है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर, एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दोगुना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका दोगुना करेगा तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सब सवाल को आप डायरेक्ट याद कर ले फ्रेंड्स, इसको थ्योरी से बनाने में वहाँ बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न एक नोटबुक में रखें और एग्जाम के पहले ऐसा ऐसा जो 20-30 प्रश्न होता है उसको 1-2 बार रिपीट करके जाएं, तो इससे प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 25 आप लोग के सामने है, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इसका भी देख लें, इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। और यहां पर क्या था फ्रेंड्स आपका, इसमें देखिए थोड़ा सा और कुछ डिस्क्राइब करने लायक है फ्रेंड्स, उसको मैं कर देता हूं, याद रखिएगा। एक तो एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दुगना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो 4 गुना हो जाएगा। और सवाल पूछा जाता है कि अगर जो प्रतिरोध को बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर जो प्रतिरोध को अगर जो ताप को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ताप को बढ़ाते हैं तो धातु का जो है आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और जो अर्धचालक होता है, जो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध है जो आपका धातु का बढ़ता है, और जो अर्धचालक रहता है उसका क्या होता है, घटता है। ठीक है, अर्धचालक का घटता है और धातु का बढ़ता है। तो ये जरूर याद रखिएगा 2 पॉइंट, ये भी पूछे जाने की संभावना है। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जब ताप को बढ़ाते हैं तो इसके धातु
प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ताप बढ़ाते हैं तो धातु पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धातु का क्या होता है, बढ़ता है, और जो अर्धचालक होता है फ्रेंड्स उसका क्या होता है, घटता है। चलिए सवाल नंबर 24 हो गया, फिर 25 को देखते हैं। 25 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, ध्यान रखिएगा, कहा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, यानी सब आवृत्ति के बढ़ते क्रम में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जिसका कम है फ्रेंड्स उसको रखेंगे, उसके बाद में उसको रखेंगे, उसके बाद में उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। यानी कि इसको किस तरह से लिखना है, तो अवरोही क्रम नहीं, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको देख लें, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, मिला लीजिए। सबसे कम है किसका, माइक्रो तरंग का, उसके बाद किसका है, इससे अधिक किसका है, अवरक्त किरण का, उसके बाद किसका, एक्स किरण का, उसके बाद है गामा का, यानी सबसे ज्यादा किसका है, गामा किरण का, याद रखिएगा, यही आपका थी है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो सबसे बढ़ते क्रम में लास्ट में कौन है, गामा है, फिर शुरू में कौन है, माइक्रो तरंगे हैं। तो इसको जरूर सीक्वेंस को आप लोग याद रखिएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है, अशुद्धता होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो 26 का राइट आंसर डी दे रहा है फ्रेंड्स, पंच संयोजक होनी चाहिए। अगला सवाल को लेते हैं। 27 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? अच्छा सवाल है ये 27 का। तो सबसे ऊर्जा अंतराल सबसे कम किसमें है? तो जो सुचालक होता है फ्रेंड्स उसमें क्या ऊर्जा का अंतराल सबसे कम होता है। अर्धचालक में अधिक होता है, चालक में अधिक होता है, लेकिन जो सुचालक होता है उसमें क्या होता है, ऊर्जा का अंतराल होता है जो क्या होता है, कम होता है। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका कि जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो क्या होगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक तथा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। फिर से सुने, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है और दर्पण के पीछे होता है। 28 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 आपका है कि उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, उत्तल से, हमेशा आभासी होता है ना। आपने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का भी प्रतिबिंब का होता है तो आभासी होता है। अगला सवाल को लेते हैं। 30 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है आपका, तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक इसको अपवर्तनांक बराबर क्या था, 1/sin c होता है। इसका राइट आंसर ये दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें। ये प्रश्न तो बहुत बार करीब करीब एग्जाम में पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना चाहिए, हो सकता है ये भी पूछा जाए। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, चलिए आप लोग फटाफट गेस कर लिए। देखिए इसमें फंसते हैं कहाँ, साइनाइड और साइनेट, ठीक है। तो नेट पर याद रखिएगा, नेट 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 को पकड़ के रखिएगा फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सवाल नंबर 31 का क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। यहाँ देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड दे दिया है, ठीक है। तो इसमें इसको आपको नेट पर ध्यान रखना है। और एक घटना कब घटी थी फ्रेंड्स, तो आपको याद रखिएगा, कभी डेट पूछा जाता है। तो 1984 ईस्वी में त्रासदी एक दुर्घटना घटी थी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में, जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। तो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? मूलतः कार्बनिक नहीं होता है कौन? तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड H2SO4 हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो लैक्टिक अम्ल जो दूध में पाया जाता है वो कार्बनिक होता है। साइट्रिक जो खट्टे फल में पाया जाता है ये भी आपका होता है। और आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में पाया जाता है ये है जो कार्बनिक होता है, ठीक है। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है, H2SO4। यानी राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 32 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए अम्ल से एक प्रश्न भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपको उसके बारे में बताता हूँ, एक ट्रिक से बताता हूँ। वो सवाल हमेशा पूछा था, उसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। अम्ल की बात चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, एक होता है आपको फ्रेंड्स, शब्द में बताता हूँ, पूछा जाता है कि अम्ल है जो नीले लिटमस पथ को कैसा कर देता है, ठीक है। और भस्म जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को कैसा करता है। तो इसमें देखिए कंफ्यूजन होता है दोनों। तो एक शब्द बताते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखिए, कभी नहीं कंफ्यूज होगा। अनिल याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, अनिल।
इसी में आपका दोनों का जवाब है, एक का जवाब आपको पता रहेगा, दूसरा मिल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अ से क्या हो गया, अम्ल पकड़ लेते हैं, और न से क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल। अब देखिए तो जिंदगी में आप कभी भूलिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कंफ्यूजन पैदा हो ही नहीं सकता है। ये सवाल अगर आपको आ जाए कि अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो हम लोग को याद क्या रखना है, अनिल याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, अनिल याद रखना है। तो अ से अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल करता है। अगर एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आ जाए फ्रेंड्स, तो ये अनिल याद रखिएगा और लिख दीजिएगा अनिल, और वहाँ पर कंफ्यूजन होता है उसको दूर कर लीजिएगा। अब देखिए जो अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो बच गया क्षार, तो क्षार क्या करेगा, वो क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एक जब पता रहेगा तो उसको हम पकड़ लेंगे। तो सवाल नंबर का इसका तो क्या पूछा था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बता दिए थे, और लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है ये भी बता दिए थे। कपड़ों में जो दाग होता है स्याही हुआ है उसको छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है कभी कभी फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए सवाल नंबर अब कितना देखते हैं हम लोग, 33 पे आते हैं। सवाल नंबर 33 आपका क्या है कि शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल अभी टिपिकल पूछा जाता है। 33 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इथेनॉल प्राप्त होता है। शर्करा या मंड के किण्वन से जो प्राप्त होता है क्या होता है, इथेनॉल प्राप्त होता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 34 को देखें, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, कौन सा विधि के द्वारा ये अलग किया जा सकता है, 34 को आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन को अलग किया जा सकता है तो उधर्पातन विधि के द्वारा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उधर्पातन विधि में जब कोई ठोस वस्तु को गर्म करिएगा तो यह लिक्विड अवस्था में नहीं आके, द्रव अवस्था में ना आकर के डायरेक्ट क्या आ जाता है, आपको वाष्प अवस्था में आ जाता है। जैसे कपूर को जब करिएगा फ्रेंड्स तो उसी तरह से होता है। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड ध्यान से याद रखिएगा कि मिश्रण को अलग रहेगा तो उसमें हम उधर्पातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। 35 नंबर सवाल को देखें, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, 35 का अच्छा सवाल देखिए, तो क्या होता है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, साबुन का निर्माण किया जाता है। 35 का सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए है, साबुन को बनाया जाता है। इसे अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें साबुनीकरण प्रक्रिया जो बनता है उसमें क्या क्या वसा रहता है फ्रेंड्स, उसमें ग्लिसरॉल रहता है, ये सब मिक्स कर करके ये सब बनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है क्या होता है, देखिए दो आ देखिए फ्रेंड्स, आपको फ्लोरीन होता है भी, आर्सेनिक भी होता है, ठीक है। तो आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है, आप गेस करें इसका। सवाल नंबर 36 का क्या होता है कि जल में आर्सेनिक जब रहता है फ्रेंड्स तो जल प्रदूषित हो जाता है, उसको पीते हैं तो हम लोग का कौन सा रोग हो जाता है, तो वही कर रहा है। 36 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एलर्जी हो जाता है। आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रत्युर्जरता, ठीक है, प्रत्युर्जरता जिसको क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं, ये हो जाता है। इसका हिंदी दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल नंबर 36 का हो गया। फिर सवाल नंबर 37 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन परिजीवी नहीं है। चलिए इसमें गेस करिए फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है, परिजीवी कौन नहीं है इसमें। तो देखिए जू है जो आपका परिजीवी के अंतर्गत नहीं आता, बाकी मच्छर हो गया फ्रेंड्स, मक्खी आ गया, और जो आपका क्लिनी आपका जो एक टिक है, ये जो सब किसके अंतर्गत आता है, परिजीवी के अंतर्गत आता है, जबकि जू है जो आपको परिजीवी के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें आंसर की में आपको यही दे रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, जैसे परिजीवी किसे कहते हैं, तो परिजीवी वह जीव या पौधा होता है जो दूसरे जीव या पौधे पर आधारित या आश्रित होता है, ठीक है, उसी को परिजीवी कहते हैं ना। तो जू को उस कैटेगरी में रखा है। मच्छर है जो देखिए पूर्ण रूप से इसी पे डिपेंडेंट है, मक्खी भी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें आंसर की में आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 37 का, कि जू है जो परिजीवी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है, तो स्वास्थ्य संबंधी प्रभावित होता है, ठीक है। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 39 को देखें। सवाल नंबर आपका 39 देखिए है, एक चींटी किसी अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तु को देख सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, सवाल है। सवाल नंबर 39 को देखें कि एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है। तो सवाल नंबर 39 का क्या है, चींटी में होता है संयुक्त आंखें होते हैं, ठीक है, यही कारण है कि वो चारों दिशा में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चींटी में संयुक्त आंखें होते हैं, इसके अस्तित्व के कारण चींटी है जो हर दिशा में वस्तु को देख सकती है, चारों तरफ वो देख सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि चींटी है जो किस संघ का जीव है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि चींटी है जो किस संघ का जीव है, तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। ठीक है, चींटी है जो किस संघ का जीव है, तो आर्थ्रोपोडा के जीव है। और चींटी को काटने से क्या होता है, उसमें क्या होता है, काटने पर फॉर्मिकम निकलता है ना। जब किसी को चींटी काटता है तो क्या होता है, फॉर्मिकम निकलता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, चिड़चिड़ापन लगता है। ठीक है, दर्द का महसूस होता है। तो ये भी याद रखिए, चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और चींटी है जो आपको आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है। और चींटी चारों तरफ क्यों देख सकते हैं, तो क्योंकि उसमें संयुक्त आंखें होती हैं। चलिए सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। तो जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स आपका वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, सही है। कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। वन्य भूमि के वनस्पति और प्रजातियों पर, सही। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं कि आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, घेंगा रोग हो जाता है। स्कर्वी विटामिन सी के कमी से कारण होता है। और डी होता है जो फ्रेंड्स किसका, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, जिसे बच्चों में अधिकतर देखने को मिलता है। तो आहार में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, स्कर्वी विटामिन सी से कमी होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अब देखिए अगला सवाल आपका फ्रेंड्स 42 नंबर सवाल है कि बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। देखिए ये सब सवाल को आपको लिख करके याद कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, ये सब अच्छा सवाल है, आजकल इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। बर्ड फ्लू पहले पूछा जाता, देखिए अब क्या करता है फ्रेंड्स, पहले पूछा जाता बर्ड फ्लू किस में होता था। ठीक है, तो मुर्गा मुर्गी भी सब जानते थे फ्रेंड फैलने वाली बीमारी है। लेकिन अब पूछता है क्या कि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है, उससे भी डीपली पूछता है अब। तो सबको अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो रहा है फ्रेंड्स, एग्जाम क्वेश्चन स्टैंडर्ड दिया जाता है। तो याद रखें, तो बर्ड फ्लू सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या है, मुर्गा में फैलने वाला बीमारी है। लेकिन किस वायरस से होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, H5N1 से होता है, ये याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 42 का है जो ये हो जाएगा H5N1 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा था स्वाइन फ्लू। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए बर्ड फ्लू के वायरस का नाम पूछेगा तो कितना हो जाएगा H5N1, लेकिन स्वाइन फ्लू में कहेगा फ्रेंड्स तो सिंपल हो जाएगा, यानी H1 और N1 हो जाएगा। ठीक है, स्वाइन फ्लू में सिंपल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, स्वाइन फ्लू का अगर जो पूछे तो इसका H1 और N1 हो जाएगा स्वाइन फ्लू का। लेकिन अगर पूछ दे बर्ड फ्लू का तो आपका हो जाएगा H5 और N1 होगा। तो दोनों को आप जरूर याद रखें। सवाल नंबर 43 को देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में परिवर्तन निहित है। देखिए अच्छा सवाल है, इसमें आप लोग सही करके बताएं हमें। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। इसमें बहुत सारा सवाल होगा फ्रेंड्स, सबका मैं डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा। तो पहले इसका सही करें आंसर आप लोग, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन क्या होता है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊपर से आता है सौर ऊर्जा के रूप में और किसमें बदलता है, रासायनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इससे संबंधित देखिए पूछा जाता है अक्सर, ये हो सकता है पूछ दिया जाए आपको, जो सितार होता है। ठीक है, एक पूछता है सितार का। ठीक है, तो सितार है जो मतलब इसका क्या पति है, ये क्या करता है, तो सितार क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। याद रखिए, सितार है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और डायनमो वाला तो बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा, ट्यूबलाइट से अगर जो पूछा जाए फ्रेंड्स, तो ट्यूबलाइट जलाता है तो देखिए विद्युत ऊर्जा से क्या ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब एक सोलर सेल होता है, तो सोलर सेल के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, तो सोलर सेल में इसमें भी क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है, लेकिन सोलर सेल रहेगा जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक पूछा जाता है लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर है वो माइक्रोफोन, दोनों पूछा जाता है। तो लाउड स्पीकर का क्या होगा फ्रेंड्स, लाउड स्पीकर का फंक्शन क्या है, क्या करता है, इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, लाउड स्पीकर का और माइक्रोफोन दोनों का बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रोफोन का भी और लाउड स्पीकर का, इसका हमें आप जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाउड स्पीकर क्या करता है और माइक्रोफोन क्या करता है, इसका कौन सा ऊर्जा को किसमें बदलता है फ्रेंड्स, तो दोनों को बताइएगा, पहला लाउड स्पीकर और दूसरा आपको माइक्रोफोन। तो यहाँ क्लियर हो गया फ्रेंड्स सवाल नंबर 43 का, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 44 नंबर सवाल आपका है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 44 का बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 44 का 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, जहाँ पर जो कांग्रेस में विभाजन हुआ था, एक मत किया गया था। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
लखनऊ में हुआ था 1916 में। देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त रूप से अधिवेशन आयोजित किया गया था, इसका अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। मजूमदार ने किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एक किसने किया था? तो मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखें हम लोग 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे फ्रेंड्स। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जो मनमुटाव था फ्रेंड्स, लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के बीच में एकता पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, दोनों में, एक गर्म दल में बटे थे, एक नरम दल में, तो दोनों में क्या हुआ था? इसमें एकता के लिए विचार किया गया था। तो इससे सवाल बनता है फ्रेंड्स, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, सवाल नंबर 44 हो गया फ्रेंड्स। आप सवाल नंबर 45 को देखें। सवाल नंबर आपका 45 आपके सामने है। क्या है? निम्नांकित स्थानों में कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? कौन नहीं था? कानपुर तो था आपका फ्रेंड्स, झांसी भी था, लखनऊ भी था, आगरा था जो महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें आगरा है जो महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ठीक है, अब देखिए सवाल इससे और क्या क्या बन सकता है फ्रेंड्स। तो मास्टर वीडियो में तो मैं करूंगा, आज शाम को आपको मास्टर वीडियो में कोशिश करूंगा एक देने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, सभी विषय का अलग अलग, साइंस का एक दूंगा फ्रेंड्स जिसमें तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रहेगा, और एक दूंगा फ्रेंड्स इतिहास से, पोल साइंस का अलग दूंगा, और ज्योग्राफी का अलग दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या देखें फ्रेंड्स कि कौन सा महत्व केंद्र नहीं था? तो आगरा नहीं था। और पूछा जाता है फ्रेंड्स आपको कि कानपुर, ठीक है, पूछा जाता है कि कानपुर से मतलब कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो आपको देता है, कौन करता है फ्रेंड्स? आपको नाना साहब और तात्या टोपे दोनों मिलकर के किए थे। तो कहीं नाना साहब दे देंगे, कहीं तात्या टोपे देंगे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कानपुर से कौन किए थे? तो नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था फ्रेंड्स। ठीक है, और एक पूछा जाता है नाना साहब ने एक छापामार युद्ध संचालित किया था, इससे सवाल ये पूछा जाता है, तो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, छापामार युद्ध का जो मतलब नाना साहब के नेपाल भाग जाने पर, नाना साहब जब नेपाल चले गए थे फ्रेंड्स, तो उसके बाद में जो तात्या टोपे है ना, जो छापामार युद्ध का संचालित किया था, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। छापामार युद्ध वाला पूछता है। तो देखिए, इसको कनेक्ट करके मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से थोड़ा सा वक्त दें। मैं क्या बता रहा था कि आपका कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। लेकिन नाना साहब है क्या फ्रेंड्स, बाद में जब चल गए थे तो तात्या टोपे ने छापामार युद्ध का संचालन किया था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, पूछा जाता है झांसी से जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स? तो आपको सबको पता, लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया था। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी से नेतृत्व किया गया था। उसके बाद में पूछा जाता है आपको लखनऊ से, तो लखनऊ से जो अवध के किए थे कौन फ्रेंड्स? आपका बेगम हजरत महल ने किए थे, ये भी पूछा जाता है। तो आप जरूर याद रखिएगा, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था। ठीक है, ये सब भी जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 46 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी को भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? 46 का आप देखिए फ्रेंड्स, यही प्रश्न को कितना बार घुमाया जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है। भारत का अग्रदूत, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अगुआ किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। लेकिन निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार में आंदोलन का अग्रणी कौन था? राजा राम मोहन राय। इसलिए कहा जाता है सामाजिक सुधार में फ्रेंड्स कि देखिए, भारत में एक बहुत बड़ा कुप्रथा चला आ रहा था, सती प्रथा, और सती प्रथा का अंत करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा था फ्रेंड। इनके अथक प्रयास के कारण ही आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, मतलब उसको समाप्त किया। इसलिए इनको क्या है फ्रेंड्स, आपका पुनर्जागरण का अग्रदूत जो भी कहिए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और सामाजिक क्षेत्र में तो 1828 ईस्वी में आपको सभी पता है फ्रेंड्स कि अपने ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल 47 नंबर सवाल को देखिए, क्या है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्र शासक ने करवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण बहुत बार बताया फ्रेंड्स, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कृष्ण प्रथम ने करवाया था ना, ऑप्शन नंबर से इसका है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कृष्ण प्रथम थे जो मतलब राष्ट्रकूट वंश के थे फ्रेंड्स। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंतित दुर्ग ने किया था, ये भी याद रखिएगा। कब किया था? 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंतित दुर्ग ने किया था। सवाल यहाँ एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राष्ट्रकूट नरेश किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स 48 नंबर सवाल है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? चलिए 48 का क्या होगा? तो गुप्त युग का प्रवर्तक किसे मानता है? श्री गुप्त हो जाएगा, इसका संस्थापक यही था ना, गुप्त युग का प्रवर्तक यानी कि संस्थापक। क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको घुमा करके पूछ दिया जाएगा फ्रेंड्स, कहा नहीं जा सकता है। गुप्त युग का प्रवर्तक यानी संस्थापक टाइप से कह रहा है, प्रवर्तक किसे किया था? तो श्री गुप्त ने स्टार्ट किया था। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए सवाल नंबर कितना
49 को देखते हैं। सवाल नंबर 49 आपका है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए गेस करें 49 का, तो क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी है लोदी वंश का जो प्रथम शासक, अंतिम शासक था। इन्होंने कब तक किया था फ्रेंड्स, तो ये आपको 1517 से लेके 1526 ईस्वी तक। अब 1526 ईस्वी में फ्रेंड्स आप लोग को पता है जो लड़ाई हुई थी, पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, 1526 में हुआ था ना। तो इसी में जो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी फ्रेंड्स, अब बाबर तोपखाना का प्रथम बार वहां पर प्रयोग किया था। तो सवाल तो पहले बहुत बार बता चुका हूं, तो सब कनेक्ट करके पढ़े फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्या सवाल पूछा गया था आपको कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। इसका शासनकाल भी बता दिया फ्रेंड्स, 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी। सवाल नंबर 49 का राइट आंसर ये हो गया फ्रेंड्स। अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ उसका जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, उसने में बाबर जीता था और ये आपका हारा था, कौन, इब्राहिम लोदी ने। तो चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं। सवाल नंबर 50 आपका है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। ठीक है, पुर्तगाल, ये देखिए अच्छा सवाल है, ये टॉप अच्छा स्टैंडर्ड सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने किया था, तो सभी जानते हैं। ठीक है, 1337 ईस्वी में। लेकिन सवाल यहाँ का पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों का साथ संधि किया था। तो सवाल नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृष्णदेव राय थे जो आपको पुर्तगालियों के साथ में क्या किए थे, संधि किए थे। तो आप इसे भी आप जरूर याद रखें। अगला सवाल को लेते हैं, सवाल नंबर 51 को देखते हैं कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में किस वजह किए थे। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, आगरा नगर। चलिए इसका आप लोग को पता होना चाहिए कौन होगा। 51 का सिकंदर लोदी किया था ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने आपको आगरा नगर की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 52 को देखिए, भारतीय मानक समय IST की यामोत्तर रेखाएं किस राज्य से नहीं गुजरती। बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य से नहीं गुजरती और कितने राज्य से होकर गुजरती, ये भी इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें बहुत सारा सवाल बनेगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा। सबसे पहले कि भारत का जो मानक समय वो कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, तो देश के 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कितने, 5, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी MP पकड़ लिए, 2 ठो शॉर्ट वाला 2 ठो पकड़ लिए, 2 तो हो गया आपका यूपी MP से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया तीसरा, चौथा हो गया उड़ीसा और 5वां हो गया आपका आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, तो आपको 5 का नाम बता दिया फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यही 5 राज्यों से भारतीय मानक समय गुजरती है। तो ऑप्शन अब यहाँ पर देख ले फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया, आप गेस करें। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है, जबकि यूपी MP हो गया फ्रेंड्स आपका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सभी से गुजरता है, महाराष्ट्र से होकर करके ये नहीं गुजरता है। चलिए इसमें पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो भारत की मानक समय की जो यामयोत्तर रेखा वो कितना है फ्रेंड्स, तो कितना 82.5 डिग्री ना, 82.5 डिग्री होता है। और ये कहाँ से गुजरता है फ्रेंड्स, आपको सबको भारत का जो मानक समय कहाँ से गुजरती है, तो नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अगर जो पूछा जाए फ्रेंड्स GMT, ठीक है, ग्रीनविच टाइम जो होता है, GMT होता है ग्रीनविच, तो उससे जो भारत कितना आगे चलता है फ्रेंड्स, तो 5.5 घंटा आगे चलता है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, कितना, 5.5 घंटा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए इसे रिलेट करके फ्रेंड्स कि विश्व को ग्लोब पर कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो विश्व को ग्लोब पर टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट करें, हो सकता है यहाँ से सवाल आपको पूछा जाए। पहला है कि भारतीय मानक समय का यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन हो गया फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। भारत का जो मानक समय कहाँ से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। भारत का जो मानक समय है जो ग्रीनविच से कितना आगे, 5.5 घंटा आगे है। विश्व को टोटल ग्लोब पर कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। मुझे पता है फ्रेंड्स ये सब सवाल का जवाब आप लोगों को पता है, लेकिन आपके रिवीजन के लिए मैं बोल देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपका एग्जाम नजदीक है और रिवीजन हो जाए फ्रेंड्स, और एग्जाम में आपको कंफ्यूजन कम हो। चलिए सवाल नंबर 53 को है। सवाल नंबर 53 क्या है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। अच्छा सवाल है, टॉप मोस्ट VVI हो सकता है सवाल आपको पूछ दिया जाए। 53 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो अब्दुल कलाम
द्वीप इसका नाम है। चलिए सवाल नंबर 54 को देखते हैं। सवाल नंबर 54, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? देखिए कैसा सवाल है, कौन सा अवधि है वो। तो 54 का जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स, अक्टूबर नवंबर में ऐसा बार बार होता है। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो आपका अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए साफ नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स और छोटा दिख रहा है, तो मोबाइल में फुल स्क्रीन करके दिखिए तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। सवाल नंबर 55 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 55 क्या आपका है कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल सा है, बहुत बार बता भी चुके हैं फ्रेंड्स। चूना पत्थर का किया जाता है, जी हाँ, सिल्का का भी किया जाता है, एल्यूमिनियम, सभी का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान से याद कर लें कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में आपको चूना पत्थर के साथ सिल्का के साथ एल्यूमिना का भी प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आपका 56 नंबर, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए इसका जवाब आप लोग गेस करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडल के अध्ययन का पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कहते हैं उसे? सवाल नंबर 56 का क्या होगा, गेस करें। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद कर लें, मीटियोरोलॉजी के अंतर्गत वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे कुछ संबंधित है उसको जान ले फ्रेंड्स। आपका जितना भी जैसे हो गया आपका इपिग्राफी हम बता चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इपिग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो शिलालेखों का अध्ययन होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका होता है? तो फलों का अध्ययन होता है। फिर आपका ओलोरिकल्चर में हो गया आपका साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। तो जितना भी सब कल्चर है फ्रेंड्स, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, ठीक है, और एंटियोलॉजी जो भी है, सभी को आप इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर करके रखिएगा, इससे एक सवाल जरूर आपको पूछा जाएगा। तो वायुमंडल के अध्ययन यहाँ हम लोग देखें फ्रेंड्स किसके? तो मीटियोरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि नागा अर्जुन सांग बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन को किस पर हो जाएगा? कृष्णा नदी पर हो जाएगा। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन से बहुत सारे जिक्के बनता है फ्रेंड्स, ये सब भी याद रखिएगा। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। ठीक है, ये तो बांध वाला हो गया, कहाँ हम कृष्णा देखिए। अब चाहिए इससे क्या क्या बनता है? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। नागार्जुन थे जो किसके दरबार में ख्याति रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन आपको रहते थे। नागार्जुन को महायान शाखा का जनक भी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ये सब याद रखिएगा। नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, अब किसके? तो कनिष्क के समकालीन थे, ये सब जरूर याद रखें। अगला सवाल को देखें कि विश्व में सबसे बड़ा ग्रान वन, ठीक है, देखिए ग्रान हिंदी होता है मैग्रोव जिसको होता है। ठीक है, मैग्रोव से आपको पता चलेगा फिर मैग्रोव वन निम्न में से कौन सा है? तो सुंदरवन में है मैग्रोव वन, सबसे अधिक है। 58 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए मैग्रोव वन को ही क्या कहता है? ग्रान वन कहते हैं, सुंदरवन। अब सुंदरवन है जो आपको कहाँ है फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, ये भी याद रखिएगा। और ये जो मैग्रोव वन होता है वो क्या करता है? इसका मुख्य रूप से देखा जाए तो फ्रेंड्स वो पेड़ होता है जो समुद्र से कटाव होता है ना, उसको ये मुख्य रूप से ये रोकता है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कहाँ? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कभी कभी पूछा जाता है, देखिए दो इसमें सवाल पूछा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा मैग्रोव फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है? तो आपका सुंदरवन है। या तो पूछेगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है? तो आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी याद रखेगा। और जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या है? बाघ, हिरण और मगरमच्छ प्राणी के लिए स्पेशल है, वहाँ पर पाया जाता है। चलिए अगला सवाल को देते हैं। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? चलिए इसको बताने की जरूरत है, तो आप लोग फटाफट गेस करें फ्रेंड्स, आंसर सही करते हैं या नहीं। तो देखिए गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण का गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण का गंगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको फ्रेंड्स? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी आपको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण का गंगा भी और ये भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम कौन सा है फ्रेंड्स? तो आपका ये गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी है, जिसकी लंबाई लगभग आपको 1465 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या क्या हम लोग सीखे इस क्वेश्चन में कि आपका दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत के गंगा, दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब जरूर आप लोग याद रखें। चलिए सवाल नंबर 60 को देखें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बहुत देर तक बोलना भी पड़ता है, सब तरह से मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक जरूर किया करें, दोस्तों में शेयर जरूर करके, और चैनल पर पहली बार आते हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सवाल नंबर 60 को देखते हैं।
सवाल नंबर 7, जूट के उत्पादन में प्रचुर प्रदेश कौन सा है? सभी जानते हैं फ्रेंड्स, जूट सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल 61 नंबर सवाल को है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बार बचा चुका हूँ, देहरादून में है। 61 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी है? गेस करिए, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय। 62 का गलत नहीं होना चाहिए, किन्हीं का फटाफट गेस कर लें। तो कितना है? 3 स्तरीय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 63 को देखते हैं कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी के लिए शर्त क्या थी? कितना अधिनियम? 2006 के हिसाब से बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, अच्छा सवाल है, बिहार से संबंधित है, ग्राम सभा की स्थापना, ठीक है, जो ग्राम सभा होता है उसकी आबादी कितनी निर्धारित की गई थी? 63 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 7000 निर्धारित की गई थी ग्राम सभा के लिए। कितना? 7000 के लिए। चलिए अगला है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? अधिकतम पूछा जा रहा है, ठीक, इसमें कंफ्यूज विद्यार्थी होते हैं, कोई 545 मार देते हैं, कोई 552 मारते हैं। तो पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम है जो कितना हो जाएगा? 552 है ना। अधिकतम संख्या है जो कितना? 552 होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितना है फ्रेंड्स? तो 545 होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 है, लेकिन पूछा जाए अभी आपको कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या टोटल कितनी है? तो आपका 545 है, लेकिन होना चाहिए कितना? होना चाहिए कितना? 552 है जो अधिकतम है। चलिए सवाल नंबर आपका 64 हो गया। अब सवाल नंबर 65 को देखते हैं कि राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? 65 का कौन देगा? तो देखिए, जो राष्ट्रपति को सलाह और जो मंत्रणा देता है फिर उसको संघीय मंत्रिपरिषद देता है। ऐसा नहीं कि आपका मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, बहुत सा उपराष्ट्रपति मारते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह व मंत्रणा कौन देता है? अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है। तो संघीय मंत्रिपरिषद है जो आपको राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देता है। अब आपका ऑप्शन अगला सवाल है, सवाल नंबर 66 को देखें। सवाल नंबर 66 आप लोग का सामने है, ठीक है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 66 क्या है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा सवाल है ये 66 का। तो देखिए, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक कौन? प्रधानमंत्री करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 67 को देखें। सवाल नंबर 67 है, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 67 को देखें। सवाल नंबर 67 है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का मतलब क्या? प्रस्ताव का एक भाग बना था। अच्छा सवाल है। इसमें दो तरह से सवाल पूछा जाता है, दोनों में बताता हूँ फ्रेंड्स। एक तो पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। और 1976 ईस्वी में कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें आपको धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ अखंडता एवं एक और शब्द था फ्रेंड्स, समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, तीनों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसका दोनों का जरूर याद रखें फ्रेंड्स। दो क्वेश्चन इसमें बना, दोनों इंपॉर्टेंट बना। धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ अखंडता, समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर अब 68 को देखते हैं। सवाल नंबर 68 आपके सामने है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? पहली बार संशोधन कब हुआ था बताएं फ्रेंड्स आप लोग। भारतीय पहले बता चुका हूं मैं, कितना हो तो 1951 में हुआ था, ठीक है। पहली बार जो भारतीय संविधान में संशोधन 1951 में हुआ था फ्रेंड्स, और इस संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची है जो भारतीय संविधान में, कौन सा संविधान में जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में आपका पहला संशोधन हुआ था। चलिए अगला सवाल आपका, आपके गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? किस वर्ष स्वीकृत आपको किया गया, यही आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर। सवाल नंबर 69 का, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 1950 में किया गया था, ठीक है। और एक सवाल इससे क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम इसे गाया कब गया था, ये सवाल पूछा जाता है। तो तीनों का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, ध्यान से सुने। जो सवाल पहले पूछा जा रहा था उसका आंसर देख लें कि गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब किस वर्ष स्वीकृत किया गया था फ्रेंड्स? तो 1950 में स्वीकृत किया था। और सर्वप्रथम जो राष्ट्रगान है जो कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर, याद रखिएगा, 27 दिसंबर कितना 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम आपको राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, जिसका गायन अवधि कितना 52 सेकेंड है। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे तो सभी जानते हैं। तो एक याद रखें फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रगान है 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था।
और पूछा जाता है, ये तो हो गया राष्ट्रीय गाना। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है फ्रेंड्स। तो वंदे मातरम कब गाया था? तो 1896, ठीक है, याद रखिएगा। वंदे मातरम में जो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है फ्रेंड्स, उसका गायन अवधि कितना? 1 मिनट 5 सेकेंड, अर्थात 65 सेकेंड में ये गाया जाता है, जबकि 52 सेकेंड में आपका राष्ट्रगान गाया जाता है। तो आपका दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखिएगा। चलिए सवाल नंबर कितना हो गया फ्रेंड्स? अब 70 को देखते हैं कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन सा है? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देसी बैंकर है वो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन। याद रखिएगा जो देसी है वो। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो बहुत है सिंपल, फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन होगा ना। 71 का क्या हो जाएगा? एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है ना। तो स्वचालित क्या होगा? टेलर मशीन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। इसमें देखिए गलत दिया हुआ आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो गलत मैं चेक किया था, नहीं ठीक है फ्रेंड्स, यही होगा आपका, बिल्कुल सही है। इसमें मैं इसका देख रहा ठीक है फ्रेंड्स। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन आपका तो ये देसी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है ना, टेलर ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 71 का राइट आंसर हो जाएगा, एटीएम मशीन का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखिए इसको लंबा करेंगे, हल करेंगे, तो जो नेक्स्ट सॉल्यूशन करूंगा फ्रेंड्स इसमें मैं इसका मैं बताऊंगा। तो सवाल नंबर 72 आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा, ठीक है। कितना आएगा? डी आएगा। चलिए मैथ से देखिए 2-3 सवाल है, इसको आप देख लेते हैं। सवाल नंबर आप कितना है ये फ्रेंड्स आपका? 73 है ना। 73 को देख लीजिए। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 9 तथा 13, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको किस तरह से हम लोग याद करेंगे? हम लोग मान लीजिए कि एक से सभी में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आप लोग को पता है? हम लोग को सब जानते हैं फ्रेंड्स, कितना होता है? 360 होता है। तो देखिए एक शामिल करते हैं तो 3x प्लस कितना? 5x प्लस कितना? 9x प्लस कितना? आपका 13x, 4 हो गया। ये चारों कोण को एक शामिल करके हम जोड़ दिए फ्रेंड्स, माना x शामिल कर इसे बनाते हैं तो, और तीनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब सबको जोड़ दीजिएगा इसको फ्रेंड्स, 3x 5 3 8x हो गया, 8 8 16 17 30x आएगा, ठीक है। 30x आ गया। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और देखिए इसको जोड़ लिए तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? आपको कितना से कटेगा? 3 हो गया यहाँ पर, 12 तिया 36, कितना आया? 12 आया। एक्स का मान कितना आ गया? 12 आ गया। अब सबसे बड़ा कोण इसमें कौन अनुपात वाला है? 13 है। तब 13 गुना 12 कर दिएगा तो कितना? 3 दूनी 156 आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स मेरे ख्याल से। देखिए सिंपल सा प्रश्न है कि चतुर्भुज के कोणों का, तो चतुर्भुज में 4 कोण होता है और चारों कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड्स? तो आपको 360 होता है, 9 चक 36 होता है। तो इसको एक मान करके जुड़ के एक्स की वैल्यू निकाल करके जो बड़ा कोण इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आ जाएगा 156 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। 74 नंबर सवाल आपको हल करना है फ्रेंड्स। तो इसको हल कर लेगा। पहले जो आपको छोटी कोष्ट वाला हल होगा, इसको माइनस, इसमें जिसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, गुना का चिन्ह क्या होता है। इसका सिंप्लीफिकेशन में आप लोग को पता है तो सिंपल से हल कर ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, जोड़ रहता है, तो उसका ठीक करिएगा फ्रेंड्स, तो आपका बन जाएगा सिंपल सा 74 का। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 74 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। पहले आपका छोटी कोष्ट की क्रिया करेगा, उसके मंझली कोष्ट की क्रिया करेगा, उसके बाद में बड़ी कोष्ट की करिएगा। और इसका जो चिन्ह है फ्रेंड्स माइनस प्लस, उस पर ध्यान दीजिएगा कि जोड़ में क्या होता है और गुणा में माइनस का क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन से बन जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा 74 का। 11m-7n आएगा। चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 75 को देखिए। सवाल नंबर 75, कितने प्रकार के शब्द लीडिंग के अक्षर इस प्रकार समायोजित किए जा सकते हैं कि सदैव स्वर साथ आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कि इस टाइप का रहेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें वॉवेल देख लीजिएगा। तो वॉवेल आपका ई ए आई है, 3 है। कॉन्सोनेंट कितना है? 4 है। अब कहता है लिखने के लिए, समायोजित करने के लिए फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सोनेंट 4 ये जब भी लिखेंगे तो ये तो लिखेंगे फ्रेंड्स। और 60 में आपका क्या आएगा? 5वां पद ये भी आएगा, आपका वॉवेल भी आएगा। तो 1 2 3 4 और 5वां पद में आपका एक वॉवेल भी आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप से आ सकता है जब लिखेंगे। तो कभी क्या है? ए ई आई आ सकता है,
ठीक है, कभी EAI आ सकता है। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न रहे तो देखिए कितना था आपका कॉन्सोनेंट 4 था, तो 4 था, 5वां पद जब भी लिखेंगे तो इसको 7 आना है, तो इसको 1 बढ़ा दिएगा। ठीक है, तो 4 पद तो लिखाएगा, साथ में ये भी लिखाएगा, तो टोटल पद कितना हो जाता है फ्रेंड्स 5 हो जाता है। ठीक है, अब 5 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए सॉरी, 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 गुना 4 गुना कितना 3 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो वॉवेल है उसका फैक्टोरियल निकाले 3 गुना 2, सबका मल्टीप्लाई करिएगा, 5 1 20 20 दिया क्या 60 दूनी 120 दूनी 240 दिया 72 720 आपका इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। इसको बना लेगा तो इस टाइप का रहेगा फ्रेंड्स। तो वॉवेल काउंट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कॉन्सोनेंट कितना है, और इस तरह का अगर रहे तो फिर इसमें क्या है, जितना कॉन्सोनेंट है उसमें एक बढ़ा करके उसका फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा और वॉवेल का सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सजा दी। ठीक है, इसमें त्रुटि है, क्षेत्र का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा ने चोर को मृत्यु दंड दी खाली होना चाहिए। ठीक है, की सजा है जो अनावश्यक है सजा दी। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि राजा ने चोर को मृत्यु दंड दी होगा, खाली दी होगा। ठीक है, यानी सजा दी जो इसमें आपको, इसमें थोड़ा सा फोल्ड लग रहा है। ठीक है, सजा दी होना चाहिए। राजा ने मृत्यु दंड को, राजा ने चोर को मृत्यु दंड दी होना चाहिए, की सजा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो की सजा नहीं, इसमें ही फॉल्ट है, क्षेत्र का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 77 को देखिए फ्रेंड्स कि भुजा का बहुवचन क्या होगा 77 का, तो भुजा का क्या होता है, भुजाएं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 78 वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, 78 का गेस करें, वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो 78 का जो राइट आंसर फ्रेंड्स किसके, संज्ञा के लिए होता है। संज्ञा एक वचन है ना, बहुवचन इसी के लिए होता है ना, सर्वनाम अलंकार विशेषण के लिए होता है। नहीं, वचन का प्रयोग हमेशा किसके लिए, संज्ञा के लिए किया जाता है, बोध कराने के लिए। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोय, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। अच्छा सवाल है, तो सी हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, 79 का मानवीकरण अलंकार है इसमें। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोय, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो लग भी रहा है फ्रेंड्स आपका मानवीकरण अलंकार इसमें है। 79 का सी हो गया। 80 नंबर है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है 80 का, गेस करें। शशि मैंने चंद्रमा होता है, चांद मतलब भी चंद्रमा होता है, विधु मतलब भी चंद्रमा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सूत मतलब चंद्रमा नहीं होता है। बाकी सभी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो शशि ये सब है, फिर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं, इस काम के 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। फिर सिंपल सा प्रश्न है, फिर इसको बन जाएगा। कह रहा है 6 आदमी 1/4 को 2 दिन में कर सकते हैं, इसी काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितना आवश्यकता। कॉमन सेंस का इसका आंसर मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना 18 दिन में आएगा इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था। ये सवाल पहले भी बता चुका हूं फ्रेंड्स, व्हाई सोशलिज्म किसने लिखा था। चलिए गेस करें 82 का, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण। ठीक है, व्हाई सोशलिज्म किसने लिखा था, तो जयप्रकाश नारायण। ये सवाल पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर ए भी, जो संपूर्ण क्रांति के जनक कौन, जयप्रकाश नारायण थे फ्रेंड्स, तो यही इन्होंने लिखा था व्हाई सोशलिज्म। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 83 को देखते हैं कि अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है। देखिए किस तरह से सवाल पूछा था, अनिवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 83 का गेस करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमाता है फ्रेंड्स, इसको देखिए किस तरह से घुमाया है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अनिवासी का रहा था 9 जनवरी को। अब देखिए कहता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 9 जनवरी कितना 1915 में लौटे थे। उस दिन किस दिवस मनाया जाता था, भारत प्रवासी दिवस करके मनाया जाता है। उसी को देखिए किस तरह से कहता है, अनिवासी भारतीय NRI दिवस देखिए अंकित किया जाता है, मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है प्रवासी दिवस में, तो आपको पता ही है, तो उसी दिन है जो आपको 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी दिन आपको यही जो है आपका अनिवासी भारतीय दिवस या क्या प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं, वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। चलिए सवाल नंबर 84 को देखो, देखें क्या है फ्रेंड्स कि म्यांमार की राजधानी कौन सा है, तो कौन है म्यांमार का जो नई राजधानी है जो आपका कहाँ बनाया गया है फ्रेंड्स, नई राजधानी आप बताएं, गेस करें फटाफट, म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नई पैताव है म्यांमार की राजधानी, जो कहाँ है आपका नई पैताव है। 84 का राइट आंसर है जो आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका 85 का, देखें कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO मतलब समझ रहे होंगे फ्रेंड्स आप लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
WTO, एक मिनट मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, WTO है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, हम स्वास्थ्य संगठन बोल दिए थे, नहीं। WTO का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? चलिए फटाफट गेस करें। 85 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित एक और जीके बनता है, वो भी देख ले फ्रेंड्स। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। और ये पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि गैट, ठीक है, गैट के स्थान पर WTO किया गया था ना, यानी गैट का नाम बदलकर कब WTO कर दिया गया, ये पूछा जाता है। पहले क्या था फ्रेंड्स? GAIT था, ठीक है, गैट। तो इसको नाम बदलकर WTO कब कर दिया गया था? तो आपका याद रखिएगा कब किया गया था, तो आपका 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को गैट है जो, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? WTO रख दिया गया। ये भी याद रखिएगा। अब यह क्या है? व्यापार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन हो गया। चलिए अगला फ्रेंड्स आपका 86 का देखिए, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? 86 का देखें, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका एक करगम से कर्नाटका का है, ठीक है, याद रखिएगा। करगम है जो कहाँ का? कर्नाटक का लोक नृत्य है, इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। करगम है जो कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका यक्षगान हो गया, ये सभी है जो वहीं का है, याद, यक्षगान भी पूछा जाता है। फिर वीरोगासे से पूछा जाता है, कुनीता है। तो मुख्य रूप से फेमस कौन कौन है फ्रेंड्स? तो करगम है जो कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। यक्षगान भी है जो वहाँ का, ये पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं इसको बताने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, सब सही करें इसको। किसको दिया जाता है? खेल में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल के मैदान में जो उत्कृष्ट प्रशिक्षक होता है उन्हीं को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल 88 को देखें कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के दिन ही आपको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 80 हो जाएगा। और देखिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ आपको लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती दिवस है फ्रेंड्स, ये भी जरूर आप याद रखिएगा। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स इसमें? तो आप सभी को यहाँ से देख लें, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस? तो 2 अक्टूबर को हो गया। फिर 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस होता है। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, चारों का क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को लेते हैं, किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है? अच्छा सवाल है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइट सेट को दिया गया है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना का नाम दिया गया है? तो माइट सेट का नाम दिया गया है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सेब का खाने योग्य भाग क्या है? अच्छा सवाल है। तो जो सेब का हम लोग भाग कौन सा भाग खाते हैं फ्रेंड्स? तो इसका हम लोग खाते हैं रसदार थैलामस को खाते हैं। सेब का कौन सा भाग को खाते हैं? तो रसदार थैलामस को खाते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाता है नारियल का खाने योग्य भाग क्या है इससे संबंधित फ्रेंड्स? तो नारियल का जो हम लोग खाते हैं भ्रूणपोष को खाते हैं, ठीक है। नारियल के हम लोग क्या खाते हैं? तो भ्रूणपोष को खाते हैं। आम का कौन सा भाग खाते हैं फ्रेंड्स? तो आम का जो हम लोग भाग खाते हैं उसका क्या कहते हैं? आम का खाने में मध्य भीति होता है। तो देखिए एक बार फिर से सुन ले बढ़िया से, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो रसदार थैलमस है, ठीक है। कौन सा है? रसदार थैलमस है। भ्रूणपोष किसका खाते हैं हम लोग फ्रेंड्स? तो भ्रूणपोष खाते हैं हम लोग, आपका अभी बताया मैंने, नारियल का। आम का खाने योग्य भाग क्या है? तो मध्य फल भीति होता है, याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स, एक वर्णांध व्यक्ति यानी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पूछा जा रहा है, किस रंग का पहचान नहीं करता? तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हरे और लाल में अंतर नहीं कर पाते हैं। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 92 को देखते हैं। 92 है आपका क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर देख लें कि आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? अच्छा सवाल है। बी का जो 92 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, कि फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। अच्छा सवाल है, आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? तो जो जंग लगता है फ्रेंड्स तो क्या होता है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। इसे सवाल और पूछा जा सकता है कि जब आयरन में जंग लगता है तो कौन सा परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स? तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और है कि जब आयरन में जंग लगता है तो उससे उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भार उसका जो बढ़ जाता है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है साइंस का कि आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग में क्या होता है? तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ये सब जो इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स, उसको नहीं आता है तो नोट कर करके 2 बार जरूर देखें, इसको रिपीट जरूर करें। 93 का क्या है कि किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग
कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई? तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? 93 का आपका अपना स्वामी विवेकानंद ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 94 को देखिए फ्रेंड्स कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। गंगा आमंत्रण अभियान किसने लॉन्च किया है? कौन सा मंत्रालय ने? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 95 को देखे सुमन पहल को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है भी, सब इंपॉर्टेंट सवाल है 95 का। तो सुमन पहल किसके लिए गया है? तो गुणवत्ता स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आपको इसको लॉन्च किया गया है। सुमन पहल किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। 96 को देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी का है फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको गलती को ढूंढना है। क्या गलती है? ही वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। इलेक्टेड नहीं होता है फ्रेंड्स, सिलेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिलेक्टेड होना चाहिए। तो आपका जो 94 है कितना है फ्रेंड्स? ये 96 है ना। इलेक्टेड जगह पर क्या होना था? तो सिलेक्टेड होना चाहिए। ACLECT होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्टेड होना चाहिए, इलेक्टेड नहीं होता है, सिलेक्टेड होता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कह रहा है कि हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड। क्या होता है? सक्सीड के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा? तो सक्सीड इन लेता है। ठीक है, यानी सक्सीड इन व्हाट एवर दे डू। कहा था हार्ड वर्किंग पीपल, जो कठिन काम करने वाले लोग होते हैं, ऑलवेज हमेशा वो जो करना चाहते हैं उसमें सफल होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, इस पर आप लोग भी अमल करिए, वर्क हार्ड करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो क्या होता है? सक्सीड हमेशा है जो इन लेता है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन। अगला सवाल को देखिए, ही वेटेड विथ खाली स्थान, यहाँ पर क्या होगा? 98 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेटेड यहाँ पर क्या होता है? वेटेड ब्रेथ होता है। ठीक है, ही वेटेड विथ बेटेड ब्रेथ मतलब सांस थम होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 का। 99 को देखें, 99 है कि चूज द वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द है सब्सटीट्यूट वर्ड है। करा ए पेपर रिटन बाय हैंड। बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, पूछा जाता है 99 का। तो उसे क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, एक पेपर अपने जो कहते हैं ए पेपर रिटन बाय हैंड, इसे क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट के हिंदी में कहेंगे तो क्या होता है? हस्तलिखित होता है। ठीक है, यानी कि पेपर जो लिखा हाथ के द्वारा लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, या तो उसे हिंदी में हस्तलिखित कहते हैं। चलिए 100 नंबर सवाल को देखते हैं। आप फिर तो सवाल नंबर 100 को देखिए। सवाल नंबर 100, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो क्या है? सोनक सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? सोनक सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 100 प्रश्न का आपका प्रैक्टिस सेट था। फिर इसी तरह से फ्रेंड्स आज शाम से मैं कोशिश करूंगा मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँ फ्रेंड्स। साथ ही आप वेबसाइट पे जाकर के फ्रेंड्स हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट एक बार जरूर देख लीजिएगा। कोई पैसा नहीं फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाकर वहाँ पर जरूर पढ़ाई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फ्रेंड्स एक नया चैनल भी जो बनाया है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स और साइंस स्पेशल का वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें सुबोध सर भी क्लास लेते हैं, मैं भी लेता है। तो वो चैनल को भी कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।